आज है 7 जनवरी बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 2025 के उस रिपोर्ट कार्ड की जो बताता है कि आपके मोबाइल तक पहुंचने वाली खबरों में कितना झूठ और कितना सच था। हम विश्लेषण करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसने आतंकवाद की परिभाषा को एक नया विस्तार दिया है। साथ ही जानेंगे कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई अब किस मोड़ पर है और क्यों बुलडोजर अब केवल मशीन नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन गया है। इसके अलावा संभल से लेकर निकोबार तक और अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक की बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक जागरूक नागरिक के लिए सही जानकारी सबसे जरूरी है, लेकिन साल 2025 में इसी जानकारी को हथियार बनाकर झूठ परोसा गया। ऑल्ट न्यूज़ ने अपने एक विस्तृत अध्ययन में पाया है कि पिछले साल राजनीतिक प्रोपेगेंडा अपने चरम पर था। रिपोर्ट के अनुसार ऑल्ट न्यूज़ ने कुल 590 रिपोर्ट्स प्रकाशित की जिनमें 159 राजनीतिक फैक्ट चेक थे। आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 61% यानी करीब 98 मामले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वायरल किए गए दावे थे, जबकि गैर भाजपा दलों के समर्थन में केवल 34 दावे थे। रिपोर्ट में भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का नाम सबसे ऊपर है, जिनके दावे 12 बार गलत पाए गए। उनके बाद भाजपा नेता सुवेदु अधिकारी और शहजाद पूनावाला का नंबर आता है। दिलचस्प ये है कि गलत जानकारी फैलाने वाले नेताओं की सूची में 22 नेता एनडीए से थे, जबकि विपक्ष के केवल 8 नेता शामिल थे। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस ने भी जनगणना के आंकड़ों को गलत संदर्भ में पेश किया। दूसरी तरफ दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा शिकार राहुल गांधी हुए। 46 रिपोर्ट्स में से 17 बार राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। चिंताजनक बात यह है कि पीआईबी और एनएसए अजीत डोभाल जैसे सरकारी स्रोतों से भी कई बार गलत जानकारियां साझा की गईं। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मतदाता सूची के विशेष संशोधन के तहत सुनवाई का नोटिस भेजा है। कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सफाई दी है कि अमर्त्य सेन और उनकी मां की उम्र में फॉर्म के मुताबिक 15 साल से कम का अंतर दिख रहा था, इसलिए यह नोटिस जारी हुआ। अधिकारी ने कहा कि आयोग की नज़र में सभी मतदाता समान हैं और किसी वीआईपी के लिए विशेष नियम नहीं हैं। हालांकि सेन की 90 वर्ष से अधिक उम्र को देखते हुए बीएलओ उनके शांतिनिकेतन स्थित आवास प्रतीचि पर जाकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी ने इसे बंगाल की हस्तियों का अपमान बताया है और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से अमर्त्य सेन जैसे सम्मानित व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। पटना से रमाशंकर की रिपोर्ट के अनुसार आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बुधवार को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। यह वही डॉक्टर हैं जिनका हिजाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान नीचे खींच दिया था। घटना के 23 दिन बाद उन्होंने काम संभाला है। 15 दिसंबर को पटना में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान जब हिजाब पहनी डॉक्टर परवीन मंच पर गई तो नीतीश कुमार ने कथित तौर पर यह क्या है कहते हुए उनका हिजाब खींच दिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी विवाद हुआ था। राज्य सरकार ने उनके ज्वाइन न करने पर तारीख 2 बार बढ़ाई थी, जिसके बाद अब उन्होंने विभाग में रिपोर्ट किया है। पहल के संपादक व विख्यात कथाकार ज्ञानरंजन का आज 7 जनवरी को रात 10:30 बजे जबलपुर में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। पहल पत्रिका के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट के मुताबिक आज सुबह ही उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों ने ढाका को जेफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों की बिक्री पर बातचीत की है। पाकिस्तान सेना की प्रेस शाखा के मुताबिक पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष ने इस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान की खरीद पर चर्चा की, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। रॉयटर्स के मुताबिक ये दोनों देशों के बीच सुधरते संबंधों का संकेत है। शेख हसीना के सत्ता से हटने और भारत के साथ ढाका के संबंधों में आई खटास के बाद इस्लामाबाद और ढाका करीब आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि उनके हथियारों का उद्योग इतना सफल हो रहा है कि उन्हें अब आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भारतीय छात्रों के लिए एक सख्त संदेश जारी किया है। दूतावास ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिकी वीज़ा एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दूतावास ने लिखा कि अमेरिकी कानूनों को तोड़ने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि छात्र किसी कानून का उल्लंघन करते हैं या गिरफ्तार होते हैं तो उनका वीज़ा रद्द किया जा सकता है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य के लिए वे अयोग्य हो सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब 2026 के सत्र के लिए हजारों भारतीय छात्र तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका में प्रवासियों पर सख्ती बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला है। राय बुजुर्ग गांव में एक मस्जिद और उससे सटे 3 घरों को जमींदोज कर दिया गया। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार ने पीयूष श्रीवास्तव को बताया कि ये इमारतें सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थीं। प्रशासन का कहना है कि मालिकों को स्वामित्व साबित करने का समय दिया गया था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। इससे पहले 4 जनवरी को भी संभल में मदीना मस्जिद को गिराया गया था। शाही जामा मस्जिद के सवे के दौरान हुई हिंसा के बाद से प्रशासन ने संभल में कई ढांचों को गिराया है, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय के हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि उन्होंने दर्जनों ऐसी अवैध इमारतों की पहचान की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई। कोर्ट ने आरोपियों के बीच एक पदानुक्रम यानी हायरार्की तय की, जिसमें खालिद और इमाम को मास्टरमाइंड माना गया। इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी का विश्लेषण बताता है कि यूएपीए कानून में 2008 और 2019 में हुए संशोधनों ने इसे बेहद सख्त बना दिया है। फ्रंटलाइन में सौरभ दास लिखते हैं कि अदालत ने नागरिक जीवन को अस्थिर करने को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि भविष्य में कोई भी बड़ा विरोध प्रदर्शन जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो, उसे आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता संवैधानिक अधिकारों पर भारी पड़ती है। भारत में बुलडोजर का इस्तेमाल अब एक दंडात्मक कार्रवाई और बहुसंख्यकवादी राजनीति का प्रतीक बन गया है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच भारत में तोड़फोड़ की घटनाओं में 379% की भारी वृद्धि हुई है। 2023 में 5 लाख से अधिक लोग बेघर हुए। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि जिनके घर तोड़े गए उनमें 89% मुस्लिम या दलित और पिछड़े वर्ग से थे। आर्टिकल 14 में हर्ष मंदर लिखते हैं कि यह कार्रवाई अक्सर स्मार्ट सिटी या सौंदर्यीकरण के नाम पर शुरू होती है, लेकिन इसका असली मकसद एक समुदाय विशेष को डराना और उनकी आर्थिक कमर तोड़ना होता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है, क्योंकि भारत के किसी कानून में आरोपी का घर गिराने का प्रावधान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम मोदी की मिमिक्री करने और टैरिफ को लेकर की गई टिप्पणी पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ की शिकायत करते हुए कहा था, सर मैं आई सी यू प्लीज। इस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर फर्क समझो सर जी लिखते हुए इंदिरा गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया। राहुल ने 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी के अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने की तुलना वर्तमान सरकार के कथित समर्पण से की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक का सफर अब इस अपमान तक आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सुझाव दिया है कि अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज मामले को एकमुश्त उदारता के तौर पर बंद करने पर विचार किया जाए। महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अगर राज्य उदारता दिखाता है तो प्रोफेसर को भी भविष्य में जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले कोर्ट ने प्रोफेसर के खिलाफ एसआईटी जांच को गुमराह करने वाला बताया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली आवास पर जलते हुए नोट मिले थे, उन्होंने अपने खिलाफ जांच समिति के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीटीआई के अनुसार उनके वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि जब महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में एक साथ पेश किए जाते हैं तो जांच समिति संयुक्त रूप से बननी चाहिए, न कि एक तरफा। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित समिति को कानूनन शून्य बताया। कोर्ट ने इस तकनीकी पहलू पर सवाल पूछे हैं और सुनवाई जारी है। याद रहे कि जस्टिस वर्मा के आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में नोट जलने की घटना के बाद उन्हें दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में विचारधाराएं पूरी तरह गायब हो गई हैं। लोकसत्ता के गिरीश कुबेर के अनुसार सत्ता पाने के लिए भाजपा ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ और अकोट में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया है। इसे उन्होंने राजनीतिक व्यभिचार करार दिया है। हालांकि खबर बाहर आने पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है और इसे तुरंत तोड़ा जाए। लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टियां जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की एमबीबीएस की अनुमति रद्द कर दी है। यह फैसला एक हिंदुत्ववादी संगठन के विरोध के बाद आया, जिसने संस्थान में मुस्लिम और गैर हिंदू छात्रों के प्रवेश पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चयनित 50 छात्रों में से 47 मुस्लिम थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह संस्थान हिंदू तीर्थयात्रियों के दान से चलता है। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे भेदभावपूर्ण बताया था। अब एनएमसी ने मानकों का पालन न करने का हवाला देकर अनुमति वापस ले ली है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अंतरिम राहत दी है, जिन पर अंकिता भंडारी केस में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने के लिए भ्रामक वीडियो फैलाने का आरोप था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्यंत गौतम के पक्ष में आदेश देते हुए सोशल मीडिया से उन्हें इस केस से जोड़ने वाले पोस्ट हटाने को कहा है। हरकारा डीप डाइव में पत्रकार गौरव नौडियाल ने इस मामले का विश्लेषण किया। 3 साल बीत जाने के बाद भी यह सवाल कायम है कि वो वीआईपी कौन था जिसे स्पेशल सर्विस देने का दबाव अंकिता पर था। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद मामला फिर सुर्खियों में है, लेकिन अब तक किसी बड़े नाम पर आंच नहीं आई है। केंद्र सरकार की 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना वहां की दुर्लभ प्रजातियों के लिए काल बन सकती है। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने वहां निकोबार क्रेक पक्षी और एक नए सांप की प्रजाति खोजी है। वैज्ञानिकों को डर है कि जिस रफ्तार से जंगल कटेंगे ये प्रजातियां दुनिया के सामने आने से पहले ही विलुप्त हो जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख पेड़ काटे जाने हैं, जो इन जीवों का एकमात्र घर हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास रूसी झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त किया है। एएफपी के अनुसार अमेरिका का कहना है कि यह टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। रूस ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि खुले समुद्र में किसी देश के जहाज को रोकना गलत है। अमेरिका ने इसके अलावा कैरिबियन सागर में भी एक टैंकर पकड़ा है। ये कार्रवाई रूस और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही है, जिससे नाटो गठबंधन में तनाव है। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि एक सहयोगी देश पर ऐसा दबाव नाटो के अंत का कारण बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ये खबरें और विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हरकारा पॉडकास्ट आप यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हरकारा के साथ। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। धन्यवाद।